अभिषेक जी, आपको तो कोई डाउट नहीं है ये मैत्री पे? फ्रेंडशिप और एनिमिटी, नैसर्गिक मित्रता। अभिषेक जी, कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। देखिए क्या है कि ये निकली कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जब आप किसी भी प्लैनेट से बाकी प्लैनेट्स का क्या रिलेशनशिप है, आप उसके मूल त्रिकोण साइन को जब आप लगन बनाते हैं। मूल त्रिकोण साइन कौन सा है, कौन कौन से प्लैनेट का? सन का मूल त्रिकोण साइन क्या है? लियो। लियो। मून का मूल त्रिकोण साइन क्या है? टॉरस। टॉरस। इसी तरह मार्स का मूल त्रिकोण साइन एरीज। एरीज एरीज। है। मरकरी का मूल त्रिकोण साइन वर्गो है। वीनस का मूल त्रिकोण साइन लिब्रा है। लिब्रा। जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन सेजिटेरियस। सैगिटेरियस है। सैजिटेरियस। और सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन जो है एक्वेरियस। वो एक्वेरियस है। तो याद कराने के पर्सपेक्टिव से अगर हम ये बात करें कि हमें कैसे ये याद हो सकता है इजीली, तो आप ये देखेंगे कि हर प्लैनेट से जब मूल त्रिकोण साइन उसका लगन में होगा, आप एक चार्ट ड्रॉ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीब्रा लगन का चार्ट ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करिए एक लीब्रा लगन का चार्ट। अब आप ये देखिए कि जो राशियां आ रही हैं अलग अलग हाउसेस के अंदर, तो ये आपको दिख रहा है प्लैनेट लॉर्ड साइंस फिफ्थ, नाइन्थ, फोर्थ, सेकंड, एट्थ एंड ट्वेल्थ। ये जो हाउसेस हैं इसमें मित्र हैं, मित्र की राशियां हैं। फिफ्थ, नाइन्थ, फोर्थ, सेकंड, एट, एट्थ एंड ट्वेल्थ, ये जो साइंस हैं इनके लिए आप बोल सकते हैं कि ये फ्रेंड का साइन फॉल करना चाहिए यहाँ, या यहाँ का लॉर्ड जनरली फ्रेंड होगा प्लैनेट का। थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ, टेंथ और इलेवेंथ, ये एनिमी साइंस है। ठीक है। तो अब अगर हम वीनस के लिए लिब्रा साइन बनाएं, लिब्रा साइन से देखना स्टार्ट करें कि फिफ्थ हाउस को कौन रूल करता है लिब्रा लगन में? सैटर्न। राइट। 11 नंबर है। नाइन्थ हाउस को कौन रूल करता है? मरकरी। 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 ये नेचुरल फ्रेंडशिप निकालने का तरीका है, और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। मरकरी। इसके बाद फोर्थ हाउस को कौन रूल करता है? अगेन सैटर्न। यस सर। राइट। सेकेंड हाउस को कौन रूल करता है? मार्स। मार्स। एट्थ हाउस को कौन रूल करता है? के मून। मून। एट्थ हाउस को वो करता है मून। वीनस। वीनस। नहीं, मूल त्रिकोण देखो। वीनस। नहीं नहीं, वीनस रूल कर रहा है। वीनस की लॉर्ड को राशि है, देखना है। हाँ। उसका लॉर्ड लेना हमको। 12th जुपिटर। और ट्वेल्थ हाउस को कौन रूल कर रहा है? जुपिटर। नहीं भाई, मरकरी। मरकरी रूल करेगा। 6 नंबर राशि आएगी ना मैम ट्वेल्थ हाउस में, लीब्रा लगन में, हाँ। है ना? तो ये आपको पता लग गया कि ये फ्रेंड्स हैं। अब एनिमीज बताइए, थर्ड हाउस को कौन रूल कर रहा है? जुपिटर। 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 सिक्स्थ हाउस को कौन रूल कर रहा है? अगेन जुपिटर। जुपिटर। सेवेंथ हाउस को कौन रूल कर रहा है? मार्स। 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 पांच। देखिए सेवेंथ हाउस ना हमारी ऑपोजिशन है, कि आप फर्स्ट हाउस हैं तो आपके ऑपोजिट, तो जो भी अगर कभी आपका एनिमी है तो आप उसको सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जिस दिन वो लड़ने आ जाएगा, आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी, आपकी ऑपोजिशन में आके खड़ा हो जाएगा, उस दिन वो सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। तो सेवेंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, ये सब भी है, आपकी पब्लिक अपेयरेंस भी है। बट जब हम एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो लगन से ऑपोजिट है, तो ऑपोजिशन का साइन आता है वहां, हमेशा अलग ऑपोजिट नेचर का साइन होगा।
10th हाउस में किसकी राशि आती है? मून। चंद्रमा। चंद्रमा। और 11th हाउस में किसकी राशि आती है? सन। सन। करेक्ट। अब आप इसको देखना स्टार्ट करें। देखिए, वंस अ फ्रेंड, एक बार कोई फ्रेंड बना है तो वो न्यूट्रल है। नेचुरल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और एनिमिटी में कोई एक बार फ्रेंड बना है तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि सब प्लैनेट जो दो दो राशियां रूल कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के लिए आप बोल सकते हैं कि वो एक ही राशि उनकी एनिमी हो गई तो वो एनिमी हो गए, लेकिन बाकी सारे प्लैनेट क्योंकि दो दो राशियां रूल कर रहे हैं, तो वंस इफ इट बिकम्स फ्रेंड वंस, देन इट इज न्यूट्रल। इफ इट बिकम्स फ्रेंड ट्वाइस, तो द प्लैनेट बिकम्स अ फ्रेंड। एंड दो बार एनिमी हो गया अगर, तो एनिमी हो गया। करेक्ट। तो अब यहाँ पे लिब्रा साइन से जब हम देखते हैं वीनस के लिए, फॉर वीनस, सैटर्न बिकम्स अ फ्रेंड बिकॉज रूलिंग टू फ्रेंड हाउसेस, 5 and 9, 5 and 4th, या 4th and 5, 4th and 5th। राइट राइट। मरकरी बिकम्स अ फ्रेंड बिकॉज रूलिंग टू फ्रेंडली हाउसेस। ठीक है। 9th and 12th, तो ये दोनों तो क्लियर फ्रेंड हो गए वीनस के। अब यहां देखिए आप, वीनस के कौन दो फ्रेंड है? मरकरी और सैटर्न। दिख रहा है आपको? राइट। अब मार्स एक बार फ्रेंड हो गया, हम्म। एक बार एनिमी हो गया, तो क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल। यहां हमने मार्स को लिया है न्यूट्रल। मार्स इज न्यूट्रल टू वीनस। मार्स ना अच्छा करना चाहता है वीनस के लिए, ना खराब करना चाहता है। ओके। सर एंड मरकरी वीनस, से एंड फ्रेंड हो वीनस गया। इन रिटर्न, वीनस इन रिटर्न इज न्यूट्रल टू मार्स। तो वीनस भी मार्स को ना नुकसान पहुंचाना चाहता है ना अच्छा करना चाहता है। लेकिन अभी हम तरीका समझ रहे हैं जी। अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे थे मरकरी फ्रेंड कैसे हो गया सर, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी है ना, एक तो कोई बात नहीं, भाग्येश है कोई ही है। बात नहीं। त्रिक भाव अलग बात है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। त्रिक भाव का स्वामी होना, इसमें आप देखेंगे कि दो दो त्रिक भाव के स्वामी फ्रेंड बनते हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कौन से भावों में फ्रेंड की राशि है। जब अभी हम हाउसेस पे आते हैं, तो हाउसेस से भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से हाउसेस अच्छे हैं हमारे लिए, या कौन से हाउसेस के लॉर्ड अच्छे हैं, या कौन से हाउसेस के लॉर्ड अच्छे नहीं हैं। जी। अभी उसमें आएंगे हम। अभी आप ये समझिए कि जो प्लैनेट्स 5th, 9th, 4th, 2nd, 8th और 12th रूल कर रहे हैं, ये फ्रेंड है प्लैनेट के, मूल त्रिकोण साइन से देखते हैं। और जो प्लैनेट 3, 6, 7, 10, 11 रूल कर रहे हैं, वो एनिमी बन रहे हैं प्लैनेट के। अब यहाँ पे इसी तरह वीनस तो खुद ही की बात हो रही है, तो इसको तो हम स्किप ही कर देते हैं फ्रेंडशिप एनिमिटी में। जुपिटर दो बार एनिमी बन गया, तो एनिमी हो गया वीनस का। राइट। मार्स एक बार एनिमी हो गया, एक बार फ्रेंड है तो न्यूट्रल है ही, हमने लिया है। मून एनिमी हो गया बाय बिकमिंग द 10th लॉर्ड। और सन एनिमी हो गया बाय बिकमिंग द 11th लॉर्ड, क्योंकि इन दोनों की एक एक ही राशियां हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ जुपिटर, सन और मून को एनिमी लिया हुआ है। ये एक्सरसाइज इसलिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब आप किसी का मूल त्रिकोण चार्ट किसी का भी बनाएंगे ना, किसी भी प्लैनेट का बर्थ चार्ट बनाएंगे, या सॉरी, जब आप कुंडली बनाएंगे और उस राशि को लगन में लेके आएंगे जिस प्लैनेट से आप बाकी प्लैनेट्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। सर मतलब इन जनरल भी इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना कि शनि और चंद्रमा दोस्त होते हैं, मतलब इसी तरीके से बोला गया है ना, ऐसे कैलकुलेट करके कि शनि और बुध भी साथ में ठीक रहते हैं। नहीं, देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि सैटर्न जो है, सॉरी, सैटर्न जो है वो न्यूट्रल है टू मून। हम्म। आप इससे भी निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सैटर्न एनिमी आ रहा है मून का, और सॉरी, सैटर्न न्यूट्रल आ रहा है टू मून, और मून एनिमी आ रहा है टू सैटर्न। तो हम्म। जब आप 11 नंबर का लगन बनाएंगे, जब 11th
राशि का आप लगन बनाएंगे या लगन में 11th राशि को लेंगे हम्म। या एक्वेरियस लगना का चार्ट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि मून की जो राशि है वो 6th हाउस में फॉल करेगी। ठीक है। अच्छा। लेकिन जब आप मून के लिए टॉरस लगन बनाएंगे, तो टॉरस लगन में 9th और 10th लॉर्ड बनता है सैटर्न। तो एक बार एनिमी बना, एक बार फ्रेंड बना। करेक्ट। समझ में आई बात? तो कौन कौन से फ्रेंड हो गए बताइए, कौन कौन से लिए हमने फ्रेंड्स? 5, 9, 4, 2, 8, 12। तो 2, 4, 5, 8, 9, 12, ये फ्रेंड्स हैं। वो ऑर्डर इसलिए लिया है कि त्रिकोण। ज्यादा स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, फिर ज्यादा फ्रेंडशिप और एनिमिटी के लिए वो ऑर्डर लिया है। 5, 9, 4 करके जो ऑर्डर लिया है ना, वो आप उस ऑर्डर को आप छोड़ भी सकते हो। तो आप ये देखो कि 2, 4, 5 जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं, 8, 9 और 12, ये हाउसेस जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं वो फ्रेंड हैं। और थर्ड, 6th, 7th, 10th और 11th, यहाँ एनिमी हाउसेस हो गए, ये एनिमी की राशि आती है। जब हम हाउसेस को देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बार अगर हम हाउसेस की बात करें कि हाउसेस क्या क्या दिखाते हैं हमको। ये केंद्र भाव है, 1, 4, 7, 10। क्या क्या देखते हैं आप इससे? आप खुद को ही देखते हैं फर्स्ट हाउस से, आपकी लाइफ देखते हैं फर्स्ट हाउस से, राइट। राइट। 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड, सुख स्थान, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपकी एसेट्स, फिक्स्ड मूवेबल एसेट्स आप यहीं से देखते हैं, कंफर्ट आप यहीं से देखते हैं, लग्जरी एंड कंफर्ट की जिसको हम बात कर रहे हैं, मदरली केयर, या आपको आप बोलें कि मदरली कंफर्ट जो है वो भी कंफर्ट में ही आ रहा है कि आपको कितना कंफर्ट मिल रहा है लाइफ में, वो आप यहाँ से देखते हैं। और इमोशनली आप हैप्पी हैं नहीं हैं, 4th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस आपका रिलेशनशिप है, आपकी पब्लिक इमेज है, आपकी मैरिज है, आपकी पार्टनरशिप्स हैं। और 10th हाउस आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है। अब ये जो चार हैं ये केंद्र स्थान है, और आप इनको बोल सकते हैं कि पिलर्स भी हैं लाइफ के। क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो आदमी की लाइफ हिल जाती है पूरी। आप देखिए, अगर आपकी फर्स्ट हाउस में आपकी हेल्थ है, आपकी ओवरऑल बीइंग है, पर्सनैलिटी है आपकी, ये आपके जो भी आप कुछ करते हो सब कुछ इफेक्ट फर्स्ट हाउस को ही करता है। तो फेम भी मिलेगा तो आपको मिलेगा, बदनामी भी होगी तो आपकी होगी, काबिल बनोगे तो आप बनोगे, बेकार होगे तो आप होगे, बीमार होगे तो आप होगे, सुखी होगे तो आप होगे। तो अल्टीमेटली ये तो सबसे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, केंद्र स्थान है। आपको कुछ भी होगा, गड़बड़ हो गई लाइफ, हेल्थ खराब हो गई, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा लाइफ में, सिर्फ हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उससे पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जहाँ हेल्थ बिगड़ गई वहाँ हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। सर हेल्थ सिक्स से नहीं देखते? नहीं नहीं मैम, फर्स्ट हाउस, छठा घर बीमारियों के लिए देखते हैं, फर्स्ट हाउस आपकी वेल बीइंग के लिए देखते हैं कि आप हेल्दी हो कि नहीं, आप स्ट्रांग हो कि नहीं, आप बीमारियां डील कर सकते हो कि नहीं। अगर फर्स्ट हाउस पिट गया और 6th हाउस स्ट्रांग हो गया तो फिर आप परेशान ही रहोगे बीमारियों से। समझ रहे हैं डिफरेंस? यस सर। तो 4th हाउस आपका सुख स्थान, आपका घर का होमली एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपकी एसेट्स। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि घर का एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है, अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं, अगर आप डिस्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपसे कुछ और काम होएगा नहीं। तो ये अगर ये बिगड़ना चाहिए नहीं। जैसे घर में भी अगर लोगों की अशांति रहती है, तकलीफ रहती है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं लोग। 7th हाउस आपका पब्लिक के साथ आप
कैसे पब्लिक आपको कैसे परसीव कर रही है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड आप कैसे हैं। आपकी मैरिज है, मैरिज में अगर दुखी हैं आप, तो फिर और कहीं कुछ लाइफ में ठीक चलेगा नहीं। जो अगर मैरिज में ही प्रॉब्लम आ गई है, तो इट अफेक्ट्स योर होल लाइफ। आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही जो है वो अफेक्ट कर देता है ये बात कि आपकी मैरिज या सेवेंथ हाउस रिलेटेड मैटर जो है। टेंथ हाउस तो आपका करियर ही है, आपका स्टेटस है। वो आप कैसे पहचाने जाते हैं, आप इसी से पहचाने जाते हैं कि जी वकील साहब हैं, जी जज साहब हैं। अब वो जज घर में जज थोड़ी नहीं है, लेकिन जज साहब का काम जज का है, तो उनको जज ही बोल रहा है हर कोई। कि कोई गवर्नर है कहीं, तो उसको इज्जत उसी हिसाब से मिल रही है। कोई टीचर है, कोई स्कूल टीचर है, कोई आप बोले कोई बैंकर है। आप किसी से भी मिलते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। सोशली आप किसी से पूछते हैं, या आप किसी से मिलते हो तो आप अपने बारे में भी करते बताते हो कि मैं ये करता हूँ। मिलते ही आप ये बताते हो कि मैं ये करता हूँ। तो ये आपकी पहचान हो जाती है एक तरह से। ठीक है। और आपका स्टेटस भी, प्रोफेशन भी, ये सब कुछ ये गवर्न कर रहा है। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आदमी की लाइफ हिल जाती है। तो ये चारों पिलर है, इनको केंद्र स्थान बोल रहे हैं हम। ठीक है। और ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे भी चल के आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी किसी की दशा आ रही है तो यहाँ की दशा 1 4 7 10 की दशा फिजिकल मैनिफेस्टेशंस देती है आदमी को ज्यादा। आप बोले कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स आते हैं लाइफ में। ठीक है। केंद्र स्थान बोला गया इनको। इनको हम विष्णु स्थान भी बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनको हम विष्णु, विष्णु स्थान, खाली नाम देने के लिए। 1 5 9। लक्ष्मी स्थान। तो ये क्या हो गया, ये त्रिकोण है, इनको बोला गया त्रिकोण। सर दशाओं का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब आप केंद्र की दशा कहते हैं तो उसके प्लैनेट्स या उनके लॉर्ड्स की दशा में दोनों आप दोनों दोनों। अच्छा बोल। केंद्र में बैठा हुआ प्लैनेट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस हाउस को ही रूल कर रहा है पूरे। और केंद्र स्थान में बैठा हुआ तो, और अगर आप कंपेयर ही करने लगे तो जो केंद्र में बैठा हुआ प्लैनेट है उसको आप चाहो तो ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो, थोड़ा मार्जिनली अगर आप चाहो तो, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हो गए लक्ष्मी स्थान। अब ये जो है ना, ये आपको बढ़ाने का काम करते हैं लाइफ में। ये सदैव शुभ हैं। दे आर ऑलवेज गुड हाउसेस। इनके लॉर्ड, दे आर ऑलवेज गुड प्लैनेट्स ऑफ योर चार्ट। ये सदैव शुभ ग्रह हैं आपके चार्ट के। 1 5 और 9, इनको हम बोल रहे हैं ये फंक्शनल बेनिफिक। बेनिफिक प्लैनेट है आपके चार्ट के। आपके चार्ट में इन प्लैनेट्स को रोल मिला है, जो लॉर्ड बनता है इस इन हाउसेस का, 1 5 और 9, इनको रोल मिला है आपके चार्ट में आपके लिए अच्छा करने का। ये सदैव अच्छा करेंगे आपका। इनमें जब आप अगर ग्रेड करना चाहें तो ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फर्स्ट को सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। उसके बाद नाइन्थ, और उसके बाद फिफ्थ। अगर आप ऐसे देखना चाहें, ग्रेड करना चाहेंगे कौन सा ज्यादा, कौन सा उससे कम, कौन सा उससे कम। देखिए ये जब हम ये बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है, तो जब केंद्र स्थान की बात होगी तो फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रांग फोर्थ है केंद्र स्थान, फोर्थ से ज्यादा स्ट्रांग सेवेंथ है, और सेवेंथ से ज्यादा स्ट्रांग टेंथ है, जब आप उनको ग्रेड करेंगे। इसी तरह त्रिकोण में फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रांग फिफ्थ है, और फिफ्थ से ज्यादा स्ट्रांग नाइन्थ है। तो नाइन्थ जो है वो स्ट्रांगेस्ट त्रिकोण हो गया, टेंथ स्ट्रांगेस्ट केंद्र हो गया। और फर्स्ट हाउस को मैं सबसे इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो दोनों हैं। दोनों में वीक है भले ही, लेकिन है तो दोनों। तो अपने आप में वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि और वो सब जगह जाके कोई भी योग बनाना है तो लगन लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होगा, तो ज्यादा बेहतर मैनिफेस्टेशन होगी योग की। तो ये आपने देखा 1 4 7 10, 1 5 9। अब ये आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस तो आप खुद ही हैं,
आप कितने काबिल बनते हैं, उससे आपकी कितनी इज्जत बढ़ती है, आप अपनी कितनी नॉलेज बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग एड्स टू योर पर्सनैलिटी ना। आप जितना भी सीखेंगे, आप कितने भी काबिल बनेंगे, वो सीखेंगे तो आप ही, वो सब कुछ ज्ञान तो आप ही के पास आ रहा है। तो फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ही कि आपकी पर्सनैलिटी आप इंप्रूव करने में या खराब करने में कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर कोई अपना जीवन नाश करने पे तुला है, कोई उल्टे काम कर रहा है कोई, तो यही अफेक्ट हो गया डायरेक्ट। ठीक है। अगर बदनाम भी हो रहे हो तो आप हो रहे हो अल्टीमेटली। अगर सोसाइटी में अगर आप नॉन सोशल एलिमेंट है कोई, या एंटी सोशल एलिमेंट है, तो वो आदमी तो की पहचान ही खराब हो गई ना, कि आदमी ठीक नहीं है, कि एंटी सोशल एलिमेंट है। तो फर्स्ट हाउस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी समझ, जिसको आप कॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं अपना, वो है फिफ्थ हाउस। कितना अच्छा है, कितना नहीं, कितनी नॉलेज आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितनी नहीं, ये सब फिफ्थ हाउस के ऊपर है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की एक बात है, शुभ प्रभाव और पाप प्रभाव की एक बात है, कि क्या आपका उल्टा चलता है दिमाग, दिमाग तो बहुत तेज है लेकिन उल्टा चलता है क्या, है ना। तो या ज्यादा स्कीमिंग है, तो भी आप बोल सकते हो कि पाप प्रभाव हो सकता है। समझदारी तो बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन स्कीमिंग है दिमाग में, तो इफेक्ट हो सकता है इस पे। ये जो भाव है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, इसको पूर्व पुण्य का भाव बोला गया। पूर्व पुण्य भाव मतलब पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो आप इस जन्म में लेके आए हैं। और जब हम इनको ऐसे देखते हैं तो फर्स्ट हाउस को बोलेंगे आत्मा, फिफ्थ हाउस को बोलेंगे जीवात्मा, और नाइन्थ हाउस को बोलेंगे परमात्मा। ऐसे कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन भी है इनकी। तो एक नजरिया ये है इसको देखने का, कि जब आप इस जीवन में आते हैं तो सबसे पहले आप फिजिकली मैनिफेस्ट होने से पहले आप जीवन इस हाउस से एंटर करते हैं। इसको पूर्व पुण्य बोल रहे हैं ना। जीवन इसी हाउस से एंटर किया, फिर फर्स्ट हाउस, और फिर आपके कर्म, कि आपके जो क्रियामान कर्मा है, कि आप इस लाइफ में क्या कर्म करने वाले हो। और इस ये फिर नाइन्थ हाउस, जो हम जिसको बोल रहे हैं कि आपके फ्यूचर कर्मा या डेस्टिनी बना रहे हैं, या परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो ये हायर नॉलेज की बात है, जो धर्म की बात है, जो राइट एंड रॉन्ग की बात है, कितना अच्छा व्यक्तित्व है किसी का, कितना अच्छा कैरेक्टर है किसी का। नाइन्थ हाउस का अच्छा होना, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आपको कितने राइटियस हैं आप, समाज की मर्यादाओं को कितना फॉलो करते हैं, राइट एंड रॉन्ग की कितनी समझ है आपको, वो सब नाइन्थ हाउस है। ये फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, इनको लक्ष्मी स्थान बोला गया। ये आदमी को बढ़ाने का काम करते हैं, सदैव अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए। इनका शुभ होना बहुत अच्छा है, और इनका शुभ होना जरूरी है। 159 के लॉर्ड्स फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बोल दिया हमने इनको, कि फंक्शनल बेनिफिक मतलब उस पर्टिकुलर चार्ट का बेनिफिक प्लैनेट है ये। अब अगर ये शनि भी बना फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, जो कि नेचुरली एक मलेफिक प्लैनेट है, तो भी उस हॉरोस्कोप के लिए अच्छा ही करेगा। अपना गुण धर्म तो नहीं छोड़ेगा, नेचर तो नहीं छोड़ेगा, जो आपने उसका नेचर समझा पढ़ा, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा जैसा है। लेकिन जीवन के लिए आपके अच्छा करेगा वो प्लैनेट, क्योंकि वो फिफ्थ या नाइन्थ का लॉर्ड बना है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बना है। तो अगर शनि आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपको उसके नेचर से तो आप ये घबरा सकते हैं कि उसकी दशा चलेगी तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट बनाएगा, उतनी आसान नहीं बनाएगा चीजें। लेकिन अल्टीमेटली आपको बढ़ाएगा ही, आपके भले के लिए ही करेगा जो करेगा, आपको पसंद आए या ना आए। जैसे कोई किसी के पिता जो हैं वो क्रूर हैं, थोड़े से हार्ड हैं, फर्म हैं, लेकिन बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं। और किसी के पिता सॉफ्ट हैं, तो बच्चे को तो वो भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे मार पीट के नहीं बढ़ा रहे, या उसको थोड़ा सा इजी छोड़ा है। और मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो वो आप समझ लें कि अगर वो बेनिफिक बने तो आपको मार मार के सुधारने का काम भी करेंगे, कि वो हार्ड बनाएंगे जीवन को थोड़ा, कि आप खुद कुछ अचीव करें। तो 14710 159 ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में,
इसके बाद जो अगली कैटेगरी है ऑफ हाउसेस, त्रिक भाव, जो आपने बोला। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? 6 8 12। 10 12। 8 एंड 12। अब छठे घर में क्या है कि छठे घर में तो षड रिपु है, 6 तरह की जो बुराइयां हैं। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर्या, ये सारी 6 तरह की जो बुराइयां हैं आदमी के कैरेक्टर में, वो छठे भाव में है, ऐसा बोला जाता है। जनरली हम इसको रोग, रिपु, ऋण का भाव बोलते हैं। रोग, बीमारी, रिपु मतलब दुश्मनी। अब दुश्मनी तो किसी से होगी तो आपके मन में, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में उदारता नहीं है, तो ही तो होगी दुश्मनी। या फिर किसी ने आपसे कुछ ले लिया या आपने किसी से कुछ ले लिया। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको अननेसेसरी कोई तंग कर रहा हो, तो वो भी आपका एनिमी हो सकता है। तो रोग, रिपु और ऋण, जो आपके ऊपर डेट्स हैं, फाइनेंशियल डेट्स भी और अदरवाइज डेट्स भी आप बोलें, जिसको आप कुछ लोग ऋणानुबंधन बोलते हैं, तो डेट्स वो भी आप 6th हाउस से बोल सकते हैं। तो रोग, रिपु, ऋण का भाव है, इसको हमने त्रिक भाव बोला, या दुष्ट स्थान भी बोलते हैं। ज्योतिष में कई जगह आप सुनेंगे दुष्ट स्थान है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस वो सब चीजें हैं जो 9th हाउस नहीं है। तो अगर ये सामाजिक मर्यादाओं का है, तो सामाजिक मर्यादाओं से ये परे है, क्योंकि ये यहाँ के अंत हो गई सामाजिक मर्यादा, है ना, यहाँ से 12th है। 9th हाउस से काउंट करेंगे तो ये 12वां भाव है इसका, मोक्ष का स्थान हो गया ये। तो ये यहाँ इसका व्यय का स्थान हो गया, कि यहाँ पे आके ये खर्च हो गई। जो 9th हाउस राइटेशनेस थी वो यहाँ आके खर्च हो गई। तो जितने, अगर आप बोलेंगे कोई 2 नंबर से पैसे कमा रहा है, तो वो भी 8th हाउस से पैसे कमा रहा है। कोई ऐसी चीजें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, वो सारी आप 8th हाउस से देख सकते हो। जो दोष लगाने का काम है, 8th हाउस को बोला गया निजी दोषा। तो हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है। तो अगर कोई बीमारी है छठे घर में, और 8वां घर में, वो आप मान लें कि वो क्रॉनिक हो गई। छठे घर में बीमारी थी, 8वें घर में पेनफुल हो गई। पेन का है 8th हाउस, जिसको हम पीड़ा का भाव बोल रहे हैं, या कष्ट का भाव बोल रहे हैं, या मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव बोल रहे हैं, वो 8th हाउस है। और इसके बाद 12th हाउस, अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12th हाउस बड़ा खतरनाक है, क्योंकि खर्चे का है, लॉस का है। आपके पास जो चीज है वो आपसे चली जाना। छठा घर तो चीजें पाने का है, चीजें छीनने का एटीट्यूड, कि मेरे को चाहिए, राइवलरी है, कंपटीशन है। आप देखेंगे किसी भी आदमी का जो कंपटीशन में जीता है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के कोई अच्छा पद पे गया है, उसका छठा भाव स्ट्रांग ही होगा। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो 6th हाउस दे रहा है। 12वां भाव दे रहा है लेट गो करने का की बात। अब लेट गो करना, जब हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो बहुत अच्छा है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि आपने 12वें भाव का अगर स्ट्रांग होना, कि अगर आप किसी को माफ कर पाए, किसी को आप भूल पाए, कि किसी की गलतियां भूल पाए आप, और आप किसी का गलत किया होल्ड करके ना रखें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मोक्ष के लिए डिटैचमेंट का है, कि आप दुनिया से डिटैच्ड हों और भगवान से मन लगाएं, या परमात्मा से मन लगाएं, और डिटैचमेंट हो आप में। लेकिन जो मटेरियल लाइफ है, मटेरियल लाइफ में ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि लॉसेस का है, खर्चे का है, और आइसोलेशन का है, अकेले रहने का है। ख्याल, जिस तरह के इमेजिनेशन, आप बोले कि शेख चिल्ली बना सकता है एक आदमी को, जो डे ड्रीमर बना सकता है एक आदमी को, जो ज्यादा सोच सकता है और काम नहीं करना चाहता, सोच रहा है ज्यादा। तो रिटायरमेंट माइंडसेट का है, आप बोले कि रिटायरिंग माइंडसेट का भाव है, लॉस कराने का भाव है, अकेला रखने का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए देखा जाता है। कि अगर आप 6th हाउस से बीमारी देख रहे हैं, 8th हाउस से क्रॉनिक इलनेस देख रहे हैं, 12th हाउस से आप हॉस्पिटलाइजेशन देख रहे हैं, और अगर कोई इस टाइप का आदमी है कि जो उल्टे काम कर रहा है, उसका जेल जाने का भी हो सकता है 12th हाउस। या कोई आदमी ऐसा है कि जिसको 12वें घर की दशा चली है, तो वो अकेला ही रहना पसंद कर रहा है ज्यादा, उसको ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो
सोशली भी आपको बहुत ज़्यादा, आप बोलें कि सोशल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो, इस बात के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो पब्लिक से मिलना जुलना कम है। या फिर एक जो अच्छी यूटिलाइजेशन है मॉडर्न टाइम्स में, वो फॉरेन लैंड लेके जाना है। अब फॉरेन लैंड में भी क्या होता है कि अच्छे नज़रिए से देखा जाता है उसको, कि किसी को बाहर कंट्री में जाके काम करने का मौका मिला, ज़्यादा पैसे कमाएगा आदमी एंड ऑल दैट। बट अगर आप सोचें तो वो अकेला होता है आदमी कहीं बाहर जाता है तो, है ना, कोई होता नहीं है उसको सपोर्ट में। क्योंकि आप जब यहाँ होते हो, या अपनी जहाँ आप पैदा हुए हैं, जब आप वहाँ होते हैं तो आप कुछ होते हैं। आप किसी फैमिली से हैं, आपकी फैमिली की कोई पहचान है, आपके पिता को लोग जानते हैं, आप एक परिवार से आते हो, आपके मोहल्ले में लोग आपको जानते हैं, एक सपोर्ट है आपको, बैक ऑफ द माइंड आपके सपोर्ट चल रहा है। लेकिन 12th हाउस, आप फॉरेन लैंड चले गए, वहां पे अब आप कुछ नहीं हो। वहां पे तो ना आप किसी से अकड़ सकते, क्योंकि आपको कोई बचाने भी नहीं आने वाला है, ना आपको वहां के ठीक से रूल्स पता है। वहां कुछ पंगा हो गया तो आपको मन में ही डर लगा रहता है, वहां ईगो लूज हो जाएगी आपकी। ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये लूज हो जाएगी फॉरेन कंट्री में जाते ही। क्योंकि जो एटीट्यूड है ना, जिस स्टाइल से आप चल रहे हो यहाँ, कि हाँ मैं देख लूंगा, मेरे पीछे बहुत सपोर्ट है, बाहर जाते ही खत्म। क्योंकि वहां पे ना जबान सेम, ना करेंसी सेम, ना सपोर्ट, ना आप ये बोल सकते हो कि आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उस कंट्री में रहने का, तो आपने देखे हो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हुए, कि यहाँ तो आप पुलिस के पास गए तो आपने बोला कि यार क्या करना है जनाब बताएं, कैसे सेटल करें मैटर। पुलिस ने रोक लिया यहाँ पे, अगर आपको ट्रैफिक वाले पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आपको पता है कि कैसे सेटल करना है। बाहर गए तो, और आपने कहीं ऑफर कर दिया किसी को, और मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, तो ट्रैफिक के लिए तो शायद बंद करे ना करे, लेकिन इस बात से शायद बंद कर दे आपको। तो आपको ये भी नहीं पता कि वहां की पुलिस को कैसे टैकल करना है, अथॉरिटीज को कैसे टैकल करना है, तो आदमी सर झुका के रहता है जनरली, ईगो वहां लूज हो जाती है आपकी पूरी। तो 12th हाउस ये भी काम करता है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जैसे हमने बोला कि ये इसको अच्छे नजरिए से देख रहे हैं हम, क्योंकि फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं लोग। लोग पूछते हैं आके कि फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, बता दो। पुराने जमाने में इसी बात को खराब माना जाता था, क्योंकि आपकी सभ्यता सबसे अच्छी सभ्यता थी। आप बाहर देशों में तो सभ्यता ही नहीं थी, लोग कबीलों में रह रहे थे, लोग हंटिंग करके खा रहे थे। उस समय जब आपके यहाँ यूनिवर्सिटीज थी, बाहर से लोग पढ़ने आते थे यहाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बाहर से लोग पढ़ने आते थे। बाहर जैसे यहाँ आइलेट्स देते हैं लोग, वैसे इंडोनेशिया में एक टेस्ट होता है कि संस्कृत का, कि वो पास करेंगे तो इंडिया की यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ सकते हैं। तो इस लेवल का था, तो 12th हाउस को इसलिए खराब ही माना कि बाहर, इंडिया से बाहर कहाँ जाएगा आदमी, ये बेस्ट सभ्यता है। और मॉडर्न टाइम्स में इसके मायने चेंज हो गए। अब मॉडर्न टाइम्स में ये हो गया कि बाहर ज्यादा बेहतर लाइफ है, यहाँ उतनी बेहतर लाइफ नहीं है, तो अब मायने चेंज हो गए। तो देश काल पात्र ऐसे भी काम करता है, कि पुराने टाइम पे जो चीज़ आप किताबों में पढ़ोगे हर चीज़ को खराब बोलेंगे, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप उसको उतना खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि अब लोगों को चाहिए ना वो। ठीक है। ये जो हाउसेस हैं, ये त्रिक भाव जो हैं, ये मटेरियल लाइफ में आपको दुख देने का काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीन भाव हैं ऐसे, जो सबसे खराब बोले पराशर ऋषि ने, थर्ड, सिक्स्थ और 11th। और भाव तो उतने खराब नहीं भी बोले, लेकिन इनके लॉर्ड बोला कि सदैव ही अशुभ हैं। इनको बोला त्रिषडाया भाव, 3, 6 और 11, इनके लॉर्ड्स जो हैं तो क्या ये बोले इंसान? टी शर्ट आया। त्रिषडाया भाव। अब त्रिषडाया भाव के त्रिषड आया, बुराइयों की बात हो रही है बेसिकली, तीन तरह की। इनके जो लॉर्ड हैं 3, 6 और 11 के, ये फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट हैं आपकी चार्ट के। ये आपको गलत राह पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। नजरिए की बात है वैसे। अगर आपको सात्विक जीवन जीना है, तो ये आपको गलत राह पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अटैचमेंट देंगे आपको चीजों से, और आपको फिजिकल ह्यूमन डिजायर्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं तो तकलीफ देंगे,
अगर आप सात्विक जीवन, अच्छा जीवन और जीवन जी के जिम्मेदारियां निभा के मोक्ष प्राप्ति और भगवान की राह और राइटियसनेस, उसमें ये दिक्कत पैदा करेंगे 3, 6 और 11। लेकिन मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये आपको बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जो लोग मटेरियल ग्रोथ में लगे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा इकट्ठा करें, ज़्यादा कमाएं, अपने पूरे सारे जो फिजिकली जो आपको भोग करने का मन है वो आप सब करना चाहें, तो आपको 3, 6, 11 आपके लिए ठीक है। बट देन खराब बोला है इनको, और इनकी दशाओं को ज़्यादा पीड़ा देने वाली दशाएं बोला है कि तृष्णाया भाव के लॉर्ड जो हैं, जब वो दशा में ऑपरेट करते हैं तो आपको ज़्यादा पीड़ा देने का काम करते हैं। अब क्या है कि हम एक नजरिया देखते हैं कि पैसे का, तो अब इसमें तो ये दो भाव, एक ये छठा भाव जो है ये तो अर्थ त्रिकोण का भाव है, 2, 6, 10, ठीक है। और 3, 7, 11 जो है ये आप बोलें कि काम त्रिकोण के हैं, पार्ट हैं, 3, 7 और 11। तो थर्ड को तो छोड़ें, 11th हाउस तो बहुत अच्छा भाव हो गया, क्योंकि 11th हाउस तो आपने सुना कि इच्छा पूर्ति का है, गेम्स का है। 10वें घर में जो नौकरी करते हैं, 11th हाउस इनकम का है। सैलरी भी आप अपनी 11th हाउस से देख रहे हो, रिकग्निशन आप 11th हाउस से देख रहे हो, जो भी काम किया वो 11th हाउस से देख रहे हो। लेकिन क्योंकि ये इच्छाओं का है, और आदमी को प्रॉब्लम इच्छाओं की वजह से ही होती है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपको चाहिए, जो किसी दूसरे के पास है आपको लगता है कि वो आपको चाहिए। इच्छाएं बड़ी होती रहती हैं दिन पर दिन, और जब तक आप अपनी इच्छाओं से ड्रिवन रहते हो, आप गलत राह भी पकड़ सकते हो। आप ऐसे समझते हैं इस बात को कि आदमी जो है वो राइट एंड रॉन्ग की मर्यादा लांघ सकता है, जिसको ज्यादा लालच बढ़ जाएगा जिसके मन में ना, तो जिसको ज्यादा आगे बढ़ना है लाइफ में या ज्यादा मटेरियल सक्सेस चाहिए, वो हो सकता है राइट एंड रॉन्ग का ध्यान ना रखे, और वो रास्ते भर ऐसी गलतियां करे जो बाद में उसको तकलीफ दें। वो पाप इकट्ठा कर सकता है अपने लिए। अब देखिए, थर्ड हाउस ना एक बड़ा ट्रिकी भाव है कुंडली का, करेज का है। करेज का है मतलब आप में कोई क्षमता जो कि आप, एक तो नजरिया इसका डर और निडर होने का है। एक क्या है कि एक मर्यादाएं लांघने के लिए भी आदमी को करेज चाहिए, कि आपके समाज में अगर एक तरह से चीजें होती हैं, आपके परिवार में एक तरह से चीजें होती हैं, अगर आप वो मर्यादा लांघेंगे तो इसका मतलब करेज चाहिए आपको। तो करेज का पॉजिटिव सेंस भी है, करेज का नेगेटिव सेंस भी है। तो एक साहस है, एक दुस्साहस है। अब आप अगर देखें कि एक बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, 10, 11, 12 साल का है, वो बाहर निकलता है, उसका झगड़ा होता है, वो 4, 5 बच्चों को पीट के आता है। करेज है उसमें, ठीक है, स्ट्रांग है, करेज है, लड़ सकता है, पीट सकता है। लेकिन अगर वही बच्चा आके अपने बाप से लड़ने लगे तो वो दुस्साहस है। करेज तो वहां भी दिखा रहा है वो, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, कोई 35 साल का, उससे लड़ रहा है अगर, करेज तो वहां भी दिखा रहा है, लेकिन वो दुस्साहस दिखा रहा है अब, है ना। अब वो उसने मर्यादाएं लांघ दी। अब ये दोनों चीजें हैं थर्ड हाउस में, ट्रिकी है ये थर्ड हाउस। एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में भावत भावम का, कि आप हर हाउस से कि आगे हाउसेस काउंट करके देखते हैं, और हर भाव से कुछ हाउसेस काउंट करके देखते हैं, और किसी किसी भाव का किसी किसी भाव के लिए कोई ना कोई मतलब निकालते हैं। तो थर्ड हाउस जो है, अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाउस 8th हाउस से 8th है, 8वें से 8वां है, तो 8वें का भी हायर ऑक्टेव है। 9th से ऑपोजिट है, तो अगर 9th हाउस धर्म का है तो थर्ड हाउस किसका हो गया, अधर्म का। राइट एंड रॉन्ग, राइट। सही है गलत। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हर भाव से के सामने वाले भाव का नेचर उससे ऑपोजिट है, राशियों का भी नेचर ऑपोजिट है, तो इस तरह जैसे मैंने बोला फर्स्ट हाउस मैं हूं खुद, तो 7th हाउस मेरी ऑपोजिशन है ना। इसी तरह 9th हाउस अगर राइटियसनेस का है, सही और गलत का है, धर्म का है, तो उससे ऑपोजिट भाव जो है वो अधर्म का हो गया। 8th हाउस बिल्कुल। हमने बोला कि 9th हाउस से 12th है, तो धर्म
का मोक्ष हो गया, मतलब जो धर्म का व्यय है वो, कि आपने धर्म जो है अब वो वहां जाके खत्म हो गया, 12th हाउस। लेकिन 12th हाउस फिर भी हम ठीक नजरिए से देख रहे हैं। हमने फ्रेंड्स लिए किसी भी हाउस से, 2 और 12, सेकेंड और 12 जो है भाव, हमने किसी भी भाव से, अभी जब हम फ्रेंडशिप एनिमिटी देख रहे थे तो हम फ्रेंड्स ले रहे, दूसरा भाव और 12वां भाव। इनको जनरली न्यूट्रल भाव बोला जाता है। किस भाव को कैसे देखते हैं अभी उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? 3, 6 और 11। अभी फिलहाल समझने के लिए इतना समझ लेते हैं। त्रिषडाया भाव इनको बोला गया, फंक्शनल मेलेफिक बोला गया, कि ये किसी भी चार्ट के लिए गलत कर सकते हैं या उसको गलत राह पे डाल सकते हैं। छठे भाव में मैंने आपको बोला कि रोग रिपु ऋण तो है ही, लेकिन षड रिपु का भी है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर्या, इन सब चीजों का छठा भाव है। 11th हाउस जो है, अब वो क्योंकि डिजायर्स का है, और जब एक्सेसिव डिजायर हो जाती है आदमी की तो उसको सही गलत का उतना भाव रहता नहीं है जनरली। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजायर जो बढ़ जाएगी आदमी के अंदर, तो आदमी लाइन क्रॉस कर ही सकता है और ज्यादा भोग के चक्कर में रहेगा। तो इसलिए इनको, और ये सदैव ही इनको अशुभ अशुभ बोला, कि इनकी, इनके लॉर्ड्स को अशुभ बोला है, फंक्शनल मेलेफिक बोला है। अब कौन से बच गए? सेकेंड हाउस बच गया, राइट। बाकी सारे तो ले लिए हमने। हम्म। सर वैसे अगर 9 से हम 4 कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा। तो हाँ फिर उसको रीड कैसे करेंगे कि 9th राइटियसनेस का और चौथा मतलब कंफर्ट। तो राइटियसनेस की कंफर्ट 12 हो गई। तो मैम, फिर नहीं वो नहीं। 12वां भाव तो आस्था का भी है, 12वां भाव तो स्पिरिचुअल लाइफ का भी है, संन्यास का भी है। आप धर्म की राह पकड़ लेंगे तो फिर और संन्यास ले सकते हैं आप, वो भी 12वें भाव से देखते हैं। अगर आप योगी बनना चाहें तो आप 12वें भाव को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो एक तरह से आप बोलें कि पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है उसके लिए, जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है 12वां भाव। अगर आप ऐसे समझें, कोई आदमी स्पिरिचुअल राह पकड़ता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एक व्यापारी के लिए बहुत खराब है, क्योंकि लॉस दिखा रहा है व्यापारी को, जिसको स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। फॉरेन कंट्री किसी को जाना है उसके लिए बहुत अच्छा है 12th हाउस, उसको भेज सकता है 12th हाउस फॉरेन कंट्री। तो क्या, किसके लिए, हर किसी के लिए मीनिंग अलग है। एक दशा जो किसी को चल रही है वो रोगी के लिए अलग तरह से बिहेव करेगी, भोगी के लिए अलग तरह से बिहेव करेगी। रोगी, भोगी और योगी। तो अगर कोई योगी है तो उसके लिए ऊपर अलग तरह से काम करेगी, काम तो करेगी ही, डोमेन तो उसका वही रहने वाला है। अब 12th हाउस एक योगी को सुपर कॉन्शियस लेवल पे ले जा सकता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंसेस करा सकता है स्पिरिचुअल, है ना, योगी को। भोगी है तो उसको लॉस करा सकता है। रोगी है तो उसका काम तमाम हो सकता है, मोक्ष का घर है ना। तो तीनों किसके लिए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो कोई भी चीज ऐसी, तभी क्या है कि डॉगमेटिकली नहीं लगा सकते किसी चीज को, कि सब चीज का मतलब सबके लिए अलग है। तो इसीलिए देश काल पात्र का रूल लगाते हैं हम, कि पर्सन, प्लेस एंड थिंग, कि किसकी बात हो रही है। अब आप चार्ट लेके आए मेरे सामने कोई, अब आपने बोला ये चार्ट रीड कर दो। अब आदमी का चार्ट है कि कुत्ते का चार्ट है मुझे मालूम नहीं है। भाई आप तो किसी का भी चार्ट बना सकते हो ना। आपके घर में एक, आप पपी ले आए, आपने पपी का चार्ट बना लिया कि जी इस दिन पैदा हुआ था इतने बजे, बना ही सकते हो आप चार्ट। तो अब आदमी के लिए जो प्रेडिक्ट करोगे वो आप कुत्ते के लिए नहीं कर सकते। या फिर फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको बोलूं इंडिया की कुंडली, तो इंडिया का आप चार्ट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो आप रात के 12:01 का 15 अगस्त 1947 का चार्ट बनाते हैं। तो भारत जिस दिन आजाद हुआ, जिस समय आजादी हुई, तो उस समय हमने भारत का चार्ट बना लिया। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई वो, कि हम इंडिया लेवल पे अगर हमने कुंडली बनाई किसी भी चीज की, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसका कुंडली बना लिया आपने, तो वो उसकी बिजनेस कैसा चलने वाला है, तो उसके लिए चार्ट बना के देख लिया। किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपने कोई काम स्टार्ट किया है, जिस दिन आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, कि जिस समय आप ऑफिस में घुसे, ज्वाइनिंग हुई, आप उस समय का चार्ट बना लें। वो भी आपको बता देगा कि वहाँ आपकी जॉब कैसे चलने वाली है। जब मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त में जिस तरह से पंडित लोग मुहूर्त देते हैं आपको,
वो एक हाफ हार्टेड अप्रोच है। मुहूर्त निकालने का ठीक तरीका ये है कि आपके लिए निकाला जाए वो मुहूर्त। अगर आप कुछ कार्य पे के लिए जा रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी है, आपसे सिंक है कि नहीं, या आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। तो एक तो जेनरिक मुहूर्त होता है जो पंचांग में दिए होते हैं कि ये दिन इन इन कामों के लिए अच्छे हैं, तो पंडित लोग वही उठा के पकड़ा देते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है इतना ना, कि मुहूर्त निकालना एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है। मतलब मेरे को अगर कोई बोले कि मुहूर्त निकालना, तो मेरे को पसीना आने लगे कि 4-5 घंटे गए, उसके बाद भी श्योर नहीं है कि ठीक निकाल के दे दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। आदमी के लिए मुहूर्त निकालने के लिए आपको लगन शुद्धि करते हैं, तारा शुद्धि करते हैं, चंद्र शुद्धि करते हैं, तो उस आदमी के लिए तो जिस समय का मुहूर्त निकाला उस समय की कुंडली भी बनाते हैं, उसी को लगन शुद्धि करना बोलते हैं। तो कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, तो उस समय का जो आपको समय मिला है, उस समय की कुंडली बना के आप देख सकते हैं कि उसका जीवन कैसा है। तो देख सकते हैं। तो देश काल पात्र कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक रिक्शे वाले की कुंडली देख रहे हैं, कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कुंडली देख रहे हैं, और या फिर आप अंबानी की कुंडली देख रहे हैं, या किसी स्पोर्ट्समैन की कुंडली देख रहे हैं। हर किसी की कुंडली में हर चीज़ का अलग मीनिंग होगा। अब रिक्शे वाला जो किराए का रिक्शा लेके चलाता था, राजयोग दशा आएगी तो हो सकता है अपना खरीद ले और दो हो जाए। अब वो मतलब एक तरह से ही तो बढ़ेगा आदमी, हो सकता है एक दिन ठेकेदार हो जाए रिक्शों का। फिर वो बोले मैं बड़ी मेहनत करी है कि रिक्शा चलाता था, और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके एक दोस्त से हेल्प लेके रिक्शा खरीद लिया, अब मेरे पास 150 रिक्शा हैं, तो अब मैं इस इलाके का रिक्शा किंग हूँ। हो सकता है कि उसको राजयोग की दशा ये देके जाए। और कोई बड़ा आदमी है, मुकेश अंबानी जी जैसा, उनको राजयोग की दशा आएगी, उसको मल्टी बिलियन डॉलर में बात हो रही है, कि इतने बिलियन डॉलर के थे पहले, अब इतने बिलियन डॉलर के हो गए हम। पहले हम इस तरह के घर में रहते थे, अब इस तरह अंटीला में रहने लगे जाके। तो उनके लिए अलग मीनिंग हो गया चीज़ों का। तो इसलिए देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कभी भी चार्ट देखेंगे तो हमने देखा कि कैटेगराइजेशन हमने देखी। ये इसके अलावा आप जब नेचर देखते हैं भावों का, 159 के लॉर्ड्स जो है वो सदा बेनिफिक हैं, तो इनको हम बोल रहे हैं फंक्शनल बेनिफिक। 3, 6 एंड 11 ये फंक्शनल मलेफिक हैं। ठीक। बेनिफिक। अब इस बात में तो क्लैरिटी हो गई हमको कि इनके जो लॉर्ड्स हैं, अब भाव नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉर्ड्स बोल रहा हूं, इनके जो लॉर्ड हैं ये फंक्शनल बेनिफिक हैं, और इनके जो लॉर्ड्स हैं ये फंक्शनल मेलेफिक हैं। ये आपको तकलीफ पीड़ा देने का काम करेंगे, और पीड़ा भी ऐसी पैसे से रिलेटेड पीड़ा नहीं देंगे मोस्टली। रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट, या इस तरह की प्रॉब्लम जो पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, उस तरह की प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम आदमी को, गरीब आदमी को पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन सब अमीरों की लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है जो पैसे से ठीक होती नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम देंगे आपको, ये इस तरह की प्रॉब्लम देंगे जो पैसे से जल्दी ठीक ना हो। ये जो भाव है 2 एंड 12, इनको न्यूट्रल बोला गया इनके लॉर्ड्स को, कि ये जो भाव हैं दोनों ये न्यूट्रल है। ये प्रभाव पे काम करेंगे कि किस प्रभाव में है। 8th हाउस को भी न्यूट्रल बोला गया, कि लॉर्ड को। वैसे तो पीड़ा देने का भाव है, त्रिक भाव है, भाव तो अपने आप में एक नेगेटिव भाव हो गया, कि गलत राह पे भी ले जा सकता है आदमी को। लेकिन इनके जो लॉर्ड हैं ये न्यूट्रल हैं। 2, 12 और 8 इनके लॉर्ड्स न्यूट्रल है। केंद्र जो है, केंद्र के लॉर्ड्स भी न्यूट्रल काउंट किए हैं, कि ये भी न्यूट्रल है लॉर्ड्स। तो केंद्र के लॉर्ड्स अच्छे बुरे नहीं है। अब जब जो न्यूट्रल जिनको बोल दिया गया, तो उस केस में आपको क्या देखना है। अब हर चीज का ना मल्टीपल मीनिंग है हर चीज के, आप बस थोड़ा सा खुला दिमाग रखिएगा। अ, हमने न्यूट्रल बोल दिया, तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि इनकी दूसरी राशि कहाँ फॉल कर रही है। एक बात तो ये,
कि इनकी दूसरी राशि कहाँ फॉल कर रही है। जैसे एक राशि यहाँ फॉल कर रही है, तो दूसरी राशि कहाँ फॉल कर रही है, तो उससे भी पता लगेगा उस प्लैनेट का कि वो बेनिफिक हो रहा है कि मेलिफिक हो रहा है। तो जैसे सैटर्न फॉर एग्जाम्पल इन स्कॉर्पियो लगना, रूल्स थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या हो गया, एक न्यूट्रल भाव, एक मलेफिक भाव, तो फंक्शनल मलेफिक ही हो गया, राइट। इसी तरह इनके लॉर्ड्स का, इनको देखने का तरीका एक तो ये, इनके लॉर्ड्स को, कि इनकी दूसरी राशि कौन से भाव में आ रही है, या फिर आपको ये देखना है कि इनकी एसोसिएशन क्या है, किस प्लैनेट के साथ है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ है या खराब प्लैनेट्स के साथ है। तो 159 बेनिफिक्स हैं ऑलवेज, 3 6 11 जो है वो मलेफिक है ऑलवेज, ठीक है। अब 3 6 11 को के लॉर्ड्स को मलेफिक बोला गया। आप एट्थ के लॉर्ड को भी मान सकते हो, उस तरह की पीड़ा नहीं देता, लेकिन पीड़ा तो देने का काम करता ही है। तो जहां पे भी जाता है वो डेथ लेके चल रहा है, मतलब वहां जाके पीड़ाएं देने का तो काम करेगा ही। डेथ लाइक मतलब मारने का काम कर रहा है ना, दुख देने का काम कर रहा है। तो जहां पे भी जाता है तो उसको आप भी मलेफिक तरह से पकड़ सकते हो कि वो भी जहां जाएगा उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको पीड़ा देगा। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं कौन कौन से? वीनस, जुपिटर, जुपिटर, वीनस, मून, मून, मैक्सिंग मून, मून एंड मरकरी, मरकरी। ठीक। नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट कौन से हैं? सैटर्न, राहु, केतु। केतु, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु एंड सन। सन। सन भी मेलेफिक है, माइल्ड मेलेफिक मार्स। है, लेकिन मेलेफिक है। मेलेफिक तो है ही, पीड़ा तो देने का काम करेगा ही। नेचर से क्योंकि सात्विक है, तो हम बोल देते हैं कि माइल्ड मेलेफिक है। तो अगर पीड़ा भी देगा तो उस तरह की नहीं देगा कि बहुत ही ज्यादा आपने दी, लेकिन टफ तो बनाएगा ही सिनारियो को। नेचुरल बेनिफिट जहां पे भी हैं हॉरोस्कोप में, वो उस एरिया ऑफ लाइफ में ईज लेके आने का काम करते हैं। उस एरिया ऑफ लाइफ में पीड़ा का एहसास कम होगा आपको, ठीक। समझ रहे हैं बात, कि जहां पे भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हैं चार्ट में आपके, उन एरियाज ऑफ लाइफ में पीड़ा कम एहसास होगी आपको, थोड़ा ईज है। प्रॉब्लम होगी भी तो आपको इतनी रियलाइजेशन नहीं होगी उस प्रॉब्लम की, या आप उसको रोना पीटना नहीं कर रहे होगे उसको लेके। नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स जहाँ हैं वहां पे विजिबल प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में। वहां जो पीड़ा है वो आप विजिबली, आप या उसको आप बोले कि उसमें सब्सटेंस दिखेगा आपको, उस जगह के लिए परेशान हो गया आप। वो परेशानी आपको उस राह पे पॉजिटिवली भी डाल सकती है कि आप उधर के लिए कुछ काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपको वहां पीड़ा दिख रही है। ये भी हो सकता है उसका कारण। या आप उस जगह के लिए रो सकते हैं बैठ के कि वहां दिक्कत है इस एरिया ऑफ लाइफ में, लेकिन पीड़ा तो है ही। आप आंख बंद करके कहीं पे भी आपको ये प्लैनेट दिखें, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सन, उस एरिया ऑफ लाइफ में आदमी के पीड़ा है ही। वो आदमी आपको भले ही मना करे, नहीं ये एरिया ऑफ लाइफ मेरा ठीक है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीड़ा का अनुभव, क्योंकि क्या होता है आदमी को खुद भी नहीं महसूस हो रहा होता कई बारी। जब ज्योतिष के पास बैठा होता ना, तो कई बारी खुद हमें भी उतना सामने बात करते हुए बोले नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, मेरी तो ये वाली प्रॉब्लम है पैसे की, इसको सॉल्व कर दो आप। जब आप सवाल जवाब कर रहे हो ना, तो वो आदमी थोड़ा क्लोज माइंडसेट से आता है, फिर जाके सोचेगा। हो सकता है आपको शाम को फोन करे बोले नहीं आप ठीक कह रहे थे, ये वाला एरिया ऑफ लाइफ मेरा अफेक्टेड है। तो इस तरह की भी बात होती है कई बारी, या कई बार रियलाइजेशन उतना उस लेवल का नहीं है, लेकिन पीड़ा है। किसी भी भाव में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, उस भाव में ईज है, उस बार में आपको तकलीफ का एहसास कम है। जिस जगह भी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है उस जगह आपको तकलीफ का एहसास थोड़ा ज्यादा है, ठीक। ये डिफरेंस समझ में आ गया हमको?
और अगर दोनों साथ बैठे हों? तो दोनों साथ है तो मिक्स हो गया। अच्छा सर, जैसे कोई भी लिब्रा चीज असेंडेंट है। कैंसिल आउट नहीं होगी अभिषेक जी, कोई भी चीज ना एस्ट्रोलॉजी में कैंसिल आउट हम्म, नहीं होगी कि ये हो गया उसकी। तो वो नहीं होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब एक मे सेकंड, बी। वो अभिषेक जी बात कंप्लीट कर लो। सॉरी सॉरी सर, क्या बोल मैंने। रहे थे, बताइए। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, बाकी रिजल्ट तो देगा ही। इंटेंसिटी भी, लेकिन दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, आप कह लो हम्म, कि शुभ भी है अशुभ भी है, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी अच्छे कभी नरम कभी गरम, कभी कुछ कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में डिफिकल्टी ज्यादा है, कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में ईज बनी हुई है। हम्म, फिर क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है उधर, हम्म, क्योंकि जब किसी राशि में कोई प्लैनेट होगा तो एक स्ट्रांग होगा एक उतना स्ट्रांग नहीं होगा कंपैरेटिवली, है ना, दोनों की तो सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता उस राशि में। किसी राशि पे स्ट्रेंथ। प्लैनेट का तत्व मैच हो रहा है, किसी राशि उस वो किसी राशि में है जिससे तत्व मैच भले ही ना हो रहा हो लेकिन फ्रेंड की राशि है, हम्म, या फिर उसका खुद का साइन है, या उसका एग्जॉल्टेशन का साइन है, तो वो प्लैनेट तो वहाँ हैप्पी है, वो प्लैनेट तो खुश है वहां पे। दूसरा प्लैनेट जो है वो थोड़ी सी वीक हो सकता है। लेकिन इस बात को भी समझने में थोड़ा सा भी देरी है, हर चीज इतनी आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी में ना। रूल सारे बड़े सिंपल हैं, हम्म, एस्ट्रोलॉजी में सारे सूत्र जो हैं वो एक एक दो दो लाइन में मैं आपको समझा सकता हूँ। लगाना कैसे है, कब क्या लगेगा, सारे एक साथ लगेंगे, यही डिफिकल्टी है। जो इतनी सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी है ना अपने दिमाग में, कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि जैसे सर के दर्द की तरह है, आपको होगा तभी पता लगेगा कि क्या है। तो आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना चार्ट देख देख के कि आदमी के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आप वो धीरे धीरे आप वो समझ डेवलप करते हैं कि एक्चुअली में क्या कर रहा है क्या चीज, कि वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। हाँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब भी, और जब आप खुद भी चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे, तो जब आप 100 150 चार्ट देख लेंगे, स्टार्टिंग में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है किताब पढ़ के कोर्स करके और 100 चार्ट देख के, और हर आदमी अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करेगा चार्ट देखने का, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग का, वो सीखते सीखते आएगी, वो प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, जितने ज्यादा जो मरीज देखता है वो उतना बेटर डॉक्टर बनता है, क्योंकि वो उतने ज्यादा सिम्टम देखता है, उतने ज्यादा प्रॉब्लम समझता है। इसी तरह एक ज्योतिष भी जितने ज्यादा चार्ट देखता है, जितने लोगों से सवाल जवाब करता है कि आपने कुछ लगाया नहीं लग रहा, सामने से कुछ जवाब आया आपने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, उन्हीं एक्सपीरियंस के साथ एक ज्योतिष भी जितना ज्यादा चार्ट देखेगा उतना बेहतर ज्योतिष बनेगा। शिवाकी जी कुछ कह रही थी आप, सॉरी। हाँ सर, मतलब अभी फिलहाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि आपने नेचुरल बेनिफिट और मेलेफिक की बात करी, तो जैसे अगर 10th हाउस में अगर हिसाब से हम देखें, तो अगर किसी का सन और राहु एक साथ आ जाता है तो कहते हैं कि फिर तो वो मेलेफिक हुआ। पर अगर हम डेफिनेटली। ट्रम्प का देखते हैं, तो उसके तो 10, मतलब लोग जब प्रिडिक्शन करते थे उसके चार्ट के एस्ट्रोलॉजर्स, तो उसका 10th हाउस में सन और राहु है। बट वो तो किसके? फिर मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का। हाँ बट जी। वो तो सर मतलब करियर तो उसका पता ही है सबको, तो फिर कई बार ऐसा नहीं होता कि दो मेलेफिक बन के फिर आपको सुपर एनर्जी दे देते हैं मैम और। देखिए, आप एक बात समझिएगा, दो मलेफिक बन के एनर्जी ज्यादा दे दें वो एक अलग बात है। हम्म, सूर्य और राहु हम्म, जब भी ये दोनों साथ हैं हाँ। तो सूर्य पिटा ही पिटा, अच्छा। ठीक है, सूर्य तो पिटा ही है यहाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सूर्य की जितनी सिग्निफिकेशन है हम्म। उनमें प्रॉब्लम मिलेगी, अच्छा। मिलेगी ही। या तो हम राहु का कोई उपाय करें, अच्छा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि सूर्य राहु का अगर कॉम्बिनेशन है तो सरकार से नुकसान का योग है चार्ट में, अच्छा। होगा ही। तो या तो आदमी सरकार से बच के ही रहे, ठीक है, या फिर आदमी राहु को सेटिस्फाई करने के लिए विदेश चला जाए, तो राहु सेटिस्फाई हो जाएगा तो सन छूटेगा। अच्छा। फॉरेन कंट्री में फेम मिलेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री का कारक कौन है, राहु। सूर्य क्या है, फेम का कारक। फॉरेन कंट्री में जाएंगे फेम मिलेगा, अपनी कंट्री में तो फेम खराब हो सकता है। जो अच्छा। ये, ठीक है, जिन जिन का सिग्निफिकेटर है सन, उन उन चीजों में पीड़ा आएगी ही राहु के होने से, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या है कि जिस एरिया ऑफ लाइफ में होगा उधर थोड़ी पीड़ा का एहसास होगा तो आदमी ज्यादा हो सकता है मेहनत भी करे उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए,
और राहु की तरह उसका दिमाग भी चले, तो ये दोनों काम भी हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है हम्म, और यहाँ राहु है, अब सूर्य अपनी एक सिग्निफिकेशन लेके चल रहा है फॉर 10th हाउस। सूर्य भी तो कुछ काम कर रहा है ना इस भाव में। अब आपको क्या है कि इस भाव के प्रति जिम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि वहां एक मलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है। और ये फेम का तो कारक है ही, अगर 10वें घर में सूर्य किसी के होगा तो फेम दिला ही सकता है उसको। राहु क्या है कि आपको पैशनेट बना रहा है अपना करियर बढ़ाने के लिए। ये दोनों उस तरह से भी काम कर रहे हैं, और आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट भी है। इस जगह से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनी रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इस भाव में दो मेलेफिक हैं। आप बताओ डोनाल्ड ट्रंप का कोई मतलब इजी वो हम्म, है। अभी वो सरकार में आए तो उनकी सरकार गिरी भी, उनके साथ बहुत सारी चीजें भी, अब फिर जीत गए ऑल दो। लेकिन उनका कोई उनके प्रति नजरिया कैसा है दुनिया का? बोले पागल आदमी है तो तुगलकी फरमान किसी भी दिन जारी कर सकता है। बोले अनप्रडिक्टेबल है, वॉलेटाइल बिहेवियर है। सब बोल रहे हैं पागल है ना? हाँ, ये कुछ भी कर सकता है, वो तो तुगलकी फरमान है कि बोला कि दिल्ली से हैदराबाद जाएंगे जी, वो लेके क्या बोलते हैं राजधानी हमारी शिफ्ट हो गई। सारी पब्लिक को उठाया तुगलक। अगर आपने अपनी हिस्ट्री के बारे में आपको इंटरेस्ट है तो तुगलक ने सारी की सारी जनता को लेके हैदराबाद गया, वहां पे शहर बसाया, बोला नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा, वापस चलेंगे। तो जब इतना बड़ा कोई आप बोले माइग्रेशन होता है, लोग अपना घर वर छोड़ के जाते हैं, तो कितना पब्लिक का नुकसान हुआ होगा कि दो बार राजधानी चेंज हो गई एक बहुत छोटे से स्पैन में। तो इस तरह के डिसीजन, अब ये तो कुछ भी ले सकता है आदमी, ये तो उसका तो कुछ पता नहीं है किसी को। और बदनाम भी है एक तरह से कि भाई ये इसका थोड़ा साइको आदमी है, कुछ भी कर सकता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहे हैं लोग, वो अलग बात है। और पहले सरकार गिरी ही है इनकी, इन्होंने टेन्योर पूरा थोड़ी किया अपना। और ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें सरकार गिरी फॉर सम रीजंस। और दर्पण जी को ज्यादा आइडिया होगा। दर्पण जी, क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? सर मेरा कनाडा के वहाँ पर है ज़्यादा नॉलेज, बट आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एवरीबडी से कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये। लेकिन आपको फिर ये भी दिखता है कि दोनों प्लैनेट काम भी कर रहे हैं स्ट्रांगली 10th हाउस में। इसने भी पैशनेट बना रखा है और कुछ कुछ नए आइडिया सोचता रहता है राहु की वजह से। और बिल्कुल सर। सूर्य की वजह से फेम तो मिल ही रहा है। फेम में बिल्कुल तो सर। आपको ऐसे काम करते हुए दिखेगी, चार्ट बोलेगा ही बोलेगा, इसमें नहीं हो सकता कि चार्ट नहीं बोले। हम ये बात कर रहे हैं कि मलेफिक प्लैनेट कहीं पे होगा, उस एरिया ऑफ लाइफ में पीड़ा का अनुभव करेगा आदमी। जब हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ भी है, आपकी ओवरऑल लाइफ भी है। आप ओवरऑल लाइफ आपकी इजी है, डिफिकल्ट है, वो भी आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ किसी के आपने देखा सैटर्न बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो क्या क्या है? पहले तो उसकी लाइफ में पीड़ा आ गई है, परेशानियां हैं, परेशानियों से वो दुखी होगा कि परेशानियों को बीट करके वो कुछ बनेगा, सेल्फ मेड बनेगा, लेकिन बहुत तकलीफ देखेगा ऑलवेज लाइफ में। और चेहरे पे भी दुख का भाव होगा, सैड हो गया आदमी, इतनी तकलीफें हैं जीवन में। दिखा रहा हो कि नहीं दिखा रहा हो, आपके आगे कोई आदमी आए बोले कि ये चार्ट आपको दे, इसको आदमी को कोई ना कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी है। मलेफिक प्लैनेट होगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी देगा बॉडी को। फर्स्ट हाउस से अगर हम बॉडी देख रहे हैं तो चेहरे पे तो प्रभाव आएगा ही, उसका पर्सनालिटी में पूरा प्रभाव आएगा। आदमी का नेचर भी कैसा हो गया, शनि जैसा हो गया थोड़ा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑल्सो कि कौन सा साइन है। बट देन सैटर्न के पूरे प्रभाव आ गए, पूरी लाइफ भी डिफिकल्ट कर दी इसने। अब लाइफ आसान नहीं है, लेकिन इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी सक्सेसफुल होगा कि नहीं। दे आर डिफरेंट थिंग्स। आदमी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि मेहनती होगा फॉर श्योर, क्योंकि सैटर्न का कारक है, तत्व है मेहनती होना। लेकिन पीड़ा है जीवन में, ये बात श्योर है। सिमिलर इज फॉर मार्स। अब मार्स के गुण आ गए, तो मार्स के गुण आ गए तो आदमी बड़ा एफिशिएंट है। आपको वो खाली बैठा तो दिखेगा नहीं कभी भी, हमेशा किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। मार्स अगर अपनी राशि का हो गया तो आदमी बहुत सारा काम करेगा, लोग हैरान होंगे कि इतना सारा काम कैसे कर पा रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि नॉर्मल है, इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक अपनी राशि का है या 8 नंबर राशि का भी है मार्स फॉर एग्जाम्पल, या उच्च का हो गया मार्स, एंजॉय कर रहा है, तो आदमी अग्रेसिव भी होगा बाय नेचर,
क्योंकि मार्स है, मार्स के गुण ज्यादा होंगे नेटिव के अंदर, ये भी बात है। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो आप कि मार्स के वो गुण भी हैं, करेजियस भी है आदमी, ये सारी चीजें हैं, फायरी भी है बाय नेचर। हो सकता है कि लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगे कि बदतमीज है या उतना सलीका नहीं है उसमें, क्योंकि मार्स में वो वाला एंगल नहीं है। मार्स जो है रूड है बाय बिहेवियर ना, और उसको इतनी पड़ी भी नहीं है। मार्स अधर्मी प्लैनेट बोलते हैं कि कोई वो ऐसा कोई नहीं है कि उसको धर्मी फॉलो करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मार्स के गुण मिलेंगे, लेकिन फिजिकल पीड़ा भी दे सकता है, कोई ना कोई, कोई ना कोई आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी दे सकता है। मार्स अपनी राशि का होगा तो कम देगा, न्यूट्रल राशि का होगा या एनिमी साइन में होगा तो फॉर श्योर देगा। दिमाग की गर्मी दे ही सकता है, आदमी का गुस्सा तेज हो ही सकता है, लेकिन लाइफ भी थोड़ी सी डिफिकल्ट बनाएगा, अपनी लाइफ को लेके आदमी थोड़ा परेशान रहेगा। ये मलेफिक प्लैनेट्स के साथ होगा ही होगा। और किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मलेफिक प्लैनेट है किसी के, तो पिता से पीड़ा का अनुभव होगा ही आदमी को। अब जनरली लोग बोले कि नहीं बोले, माने कि नहीं माने, लेकिन जो एक्सपीरियंस है फादरहुड का, उसमें कुछ ना कुछ पीड़ाएं महसूस हो सकती है। फादर, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं फादर अच्छा करे कि नहीं, लेकिन उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको जनरल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस भाव में भी कोई मलेफिक प्लैनेट गया है, उधर एक्सपीरियंस आपका थोड़ा बिटर होगा ही। सूर्य आ गया मान लीजिए 4th हाउस में, तो सूर्य क्या है कि आपको सूर्य पता है कि वो तो अथॉरिटी का डिस्टेंस बना के रखने का, कि भाई सूर्य है तो एक उसने बाउंड्री ड्रॉ कर रखी है। अब मदर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो उतना वैसा वाला कडलिंग का और बहुत ज्यादा प्यार का, मदर होंगी थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी, है ना, कि उतना ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि लाड़ कर रही है बहुत ज्यादा। बार बार कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी माँ से बहुत चिपकते हैं, किस कर रहे हैं माँ को, गले मिल रहे हैं माँ से, लेकिन ये वाली माँ थोड़ी सी ऐसी नहीं है। वो ये थोड़ी माँ जो है वो उसने सिखा तो रही है, समझा तो रही है, अच्छा करना चाह रही है, या सलीके से रखा हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं है। आप कभी चार्ट उठा के देखेंगे, लोगों से देखेंगे, आप लोग अपने चार्ट्स में भी देखेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है। तो सूर्य की तरह क्या है कि आपको डिसिप्लिन करने का ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, आपकी लाइफ बेहतर बनाने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, उतना लाड़ करने वाला इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि अच्छा ही है अल्टीमेटली, भाई लाड़ करके ज्यादा बिगाड़ते ही हैं हम बच्चों को जनरली, अगर आप उस नजरिए से देखो। और सूर्य सात्विक प्लेनेट भी है बाय नेचर, तो माँ अच्छा ही करना चाह रही है इस केस में, लेकिन आपको सूर्य की फर्मनेस दिखेगी माँ में, जो कि माँ का नेचुरल हम नेचर नहीं मानते। माँ का नेचुरल नेचर तो ममता का मानते हैं ना, पिता का मानते हैं सूर्य जैसा। आप इस केस में देखोगे आपको दिखेगा वहाँ टफनेस मदरहुड में। सर मतलब एप्ट प्लेसमेंट तो ये हुई ना कि चौथे घर में चंद्रमा हो जाए एप्ट प्लेसमेंट कोई नहीं है मैम, और ये बात 9th आप में सन समझेंगे, आ जाए। आप ये बात समझेंगे कि एप्ट प्लेसमेंट कोई भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। हर चीज में मैं आपको कमी निकाल के बताऊंगा, किसी भी चीज में एप्ट प्लेसमेंट कुछ नहीं है। आप इस बात को निकाल दो दिमाग से कि ये हो जाता तो बेस्ट रहता, उसमें कुछ और प्रॉब्लम निकल आती। नहीं बट जनरली कहते हैं ना चौथे घर में चंद्रमा हो। बेटर, और ये बोल सकते हैं कि कौन सी बेटर होगी, बट एप्ट जैसा कुछ नहीं है। सर मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है, जैसे आज आपने फंक्शनल, वेट कर सकता है क्वेश्चन कल के लिए, वी ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, मेरी क्लास है। सर मेरा एक छोटा सा ही है अब बस। बताइए। जैसे फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक आपने बताए, तो आपने बताया कि अगर मेलेफिक और बेनिफिक हो जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है ना, और मेलेफिक मेलेफिक तो गया काम से। और न्यूट्रल नहीं किया हमने अभी तक किसी को, वो निकालते कैसे हैं वो उसका रूल है, हम्म, वो तो अलग रूल है। जो फंक्शनल मेलेफिक है वो तो मेलेफिक ही रहने वाला है। वो तो मैं आपको ये बता रहा था कि नेचुरली कैसे निकालने के लिए आपको एक टूल दिया था मैंने, कि कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल है, कौन सा प्लैनेट फ्रेंड है, और कौन सा प्लैनेट एनिमी है। मेरा सर थोड़ा, चलो मैं आपसे फिर फोन पे कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे को ये वाला डाउट है, मैं आपसे ठीक है, बात करूँ। ठीक है ठीक है, सर। चलिए। नहीं तो कल आप कल क्लास में लीजिएगा, बाकी की भी किसी और का डाउट होगा तो उनका भी क्लियर हो सकता है, अगर किसी और का भी ये डाउट है तो। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, सी यू ऑल थैंक यू। टुमारो। थैंक यू। Thank you.